सर, जैसे कि आज एंटी टोबैको डे है, किस तरह तंबाकू या मुख कैंसर का कारक माना जाता है? कैसा है कि अभी जनरली जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो है, तो उसमें जो अकाली मृत्यु का कारण है आजकल, तो उसमें आता है कि जैसे एक हार्ट डिसीज़ है, उसके बाद में सेकंड नंबर आता है कैंसर का, और उसके बाद में किडनी डिसीज जैसे ब्रेन स्ट्रोक है, उसके बाद हाइपरटेंशन है। तो ये सब रीनल फेल्यूर है, किडनी डिसीज हो गया। तो ये सब जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आते हैं, जिसमें अकाली मृत्यु का कारण बन सकता है। उसमें जो सेकंड नंबर पे है हार्ट डिसीज के बाद में, वो है कैंसर। अभी आजकल कैंसर का प्रमाण इतना बढ़ चुका है कि जनरली हर साल अपने इंडिया में नियर अबाउट 10 लाख पेशेंट की एडिशन होती है। और दूसरा ऐसा है कि इसमें बाकी कैंसर के वैसे कैंसर के तो बहुत सारे प्रकार है, नियर अबाउट 200 प्रकार के कैंसर है। लेकिन उस 200 प्रकार के कैंसर में जो ज़्यादा मेल में पाने वाला जो कैंसर है वो है ओरल कैंसर। और ये ओरल कैंसर का जो मेन कारण है, अभी कैंसर के लिए तो बहुत सारे कारण है, लेकिन वैसे जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसके बाद में ज़्यादा नॉन वेज लेना है, उसके बाद में कोई भी प्रकार का एडिक्ट है। तो ये जो एडिक्ट है टोबैको, तो ये टोबैको खाने से जो क्या ओरल कैंसर होता है मैक्सिमम, तो ओरल कैंसर के इसमें इससे जनरली हर साल जो है, तो बहुत सारे कैंसर के पेशेंट अपने को मिलते हैं। अभी ये कैंसर का मेन कारण अब जो है टोबैको। अभी ये टोबैको सिर्फ इसमें इसी में भी बहुत सारे वेराइटीज़ है। टोबैको चिविंग है, उसके बाद में सिगरेट है, उसके बाद में जो स्नफ है ना, स्नफ वगैरह, तो वो भी उसी में आता है। तो उसमें क्या होता है कि जनरली कि ये जो कैंसर टोबैको है, ये लोग जनरली यहाँ कोई रखते हैं और या कोई पेट में भी लेते हैं। लेकिन जो रखना है जो है ना, तो ये लेने अंदर में पेट में लेने से भी ज़्यादा टेरिफिक है। क्योंकि क्या होता है कि उसमें जो टोबैको रहता है, तो टोबैको का और वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ओरल की, उसका फ्रिक्शन हो जाता है, घर्षण हो जाता है। वो घर्षण होने के बाद में क्या होता है कि वहाँ पे एक प्रकार का छाला आ जाता है, और वो उसमें एक तो वो जो पार्ट है वो ब्लैकिश हो जाता है, जिसको हम इरेथ्रोब्लैकिया बोलते हैं। वाइट होता है तो उसको वाइट को इरेथ्रोब्लैकिया, और जो रेड होता है उसको लिकोप्लाकिया। तो इसमें ये बाद में क्या होता है कि वो सिम्टम्स अपने को, जैसे मुंह का जो जबड़ा है वो कम खुलना, और वहाँ बस जो ज़्यादा तीखा वगैरह से बर्दाश्त नहीं होना, तो ये जैसे चीज़ें होता है। तो इसलिए तंबाकू जो है ये मेन कारण है ओरल कैंसर के लिए। अभी इसमें अपन ने जो बताया कि जैसे लक्षण है, तो लक्षण मैंने पहले बताया कि जो व्यक्ति अगर टोबैको खाता है, और उसका सबसे पहला लक्षण आता है कि उसका जो जबड़ा है वो कम खुलता है। और जबड़ा अगर कम खुलता है ऐसा, तो उसका मतलब ऐसा है कि फ्यूचर में उस पेशेंट को, उस व्यक्ति को कैंसर होगा, जिसको हम प्री कैंसर उसको सिम्टम्स बोलते हैं। तो बाकी के भी लक्षण उसमें मिलते हैं। अभी जनरली ये कैंसर के अपनी ये जो टोबैको है, तो टोबैको में तो नियर अबाउट 200 प्रकार के टॉक्सिन्स उसमें, लेकिन जो मेन टॉक्सिन्स है उसमें निकोटीन, उसके बाद में टार है, उसके बाद में कार्बन मोनोक्साइड है, तुम्हारा हाइड्रोजन साइनाइड है, आर्सेनिक है, लीड है। तो इतने सारे टॉक्सिन्स वो तंबाकू में पाए जाते हैं। अभी ये तंबाकू तो खाने से सिर्फ ओरल का ही कैंसर होता है ऐसा नहीं है। तो जितने भी बॉडी की सिस्टम्स है, वो सभी सिस्टम पर उसका बैड इफेक्ट होता है। जनरली जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ब्रेन के ऊपर में, तो ब्रेन के ऊपर में भी जैसे ब्रेन ट्यूमर हो जाना, ये भी उसका टोबैको का कॉजेस होता है। उसके बाद में तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, लीवर कैंसर और लंग्स कैंसर। जनरली जो सिगरेट रहता है, उस सिगरेट में जो टोबैको रहता है, उस टोबैको से मैक्सिमम लंग कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद में जो हार्ट डिसीज़ है, क्योंकि जो आर्टरीज है वो हार्ड हो जाती है, इसलिए फिर वो उसके बाद हार्ट अटैक या कोलेस्टेरॉल वगैरह हो जाना, ये उससे का मेन लक्षण है। तो इसका भी जनरली फिर ये समझ लो, अगर किसी ओरल में अगर कोई गांठ वगैरह आ गई, तब सभी गांठ कुछ कैंसर की रहती है ऐसे नहीं है। दूसरा ऐसा कि इसमें स्टार्टिंग में कोई तकलीफ नहीं रहती है, लेकिन जब वो सेकंड स्टेज में जाता है तो तकलीफ होना चालू हो जाता है। लेकिन
वो अपने को सबसे पहले तो उसका वो कैंसर है कि नहीं है ये देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है जो अभी यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी। तो जहाँ पे टुकड़ा, जहाँ पे गांठ आई है या मांस लीजन है, वहाँ का छोटा सा टुकड़ा लेके उसको हिस्टोपैथोलॉजी में भेजते हैं। उधर से जब रिपोर्ट आता है कि वहाँ पर सेल्स वो कैंसर के है या बिनाइन है, उसके बाद में उसका डायग्नोसिस हो जाता है। डायग्नोसिस के बाद में अभी जो फिलहाल मॉडर्न में ट्रीटमेंट है, सर्जरी की रेडिएशन, ये तीनों भी जो ट्रीटमेंट है ये सब टेम्प्ररी है। परमानेंट ऐसा कोई सोल्यूशन मॉडर्न में अभी तक है ही नहीं। उसमें भी सर्जरी के उसमें भी क्या होता है कि सक्सेस रेट जो है ओरल कैंसर का वो थोड़ा कम है बाकी प्रकार से, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर ओरल की जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही कंजेस्टेड है। तो जब वो छाला आता है पेशेंट को तो क्या होता है, सबसे पहले उसका जो दर्द होता है तो सबसे पहले वो खाना ही लेना बंद कर देता है। खाना लेना बंद करने से पेशेंट क्या होता है, बहुत वीक होता है, और वीक जैसा होता है तो उसकी इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी कम होने से वो जो कैंसर है वो उसके सेल्स ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। तो ऐसा उसका, इसीलिए कोई भी अगर छाला अगर मुंह में आता है तो सबसे पहले उसका कंफर्म डैमेज करना जरूरी है। अभी उसका जो जैसा डिटेक्ट हुआ, अभी एक बार डिटेक्ट होने के बाद में जो ट्रीटमेंट तो मैंने अभी बता दिया मॉडर्न में, लेकिन मॉडर्न के ट्रीटमेंट का अपना जो ट्रीटमेंट है वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है। तो अपना ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेने के बाद में कोई भी प्रकार का कैंसर कोई भी स्टेज में अगर हो, वो अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे टोटल रिपोर्ट नॉर्मल आ जाता है, पेशेंट पूरा ठीक हो जाता है। क्योंकि कैसा होता है कि जो मॉडर्न की जो ट्रीटमेंट है वो सब टेम्प्रेरी इसलिए है क्योंकि उसमें क्या है, जैसे सर्जरी अपन ने किए भी, तो सर्जरी करने के बाद में क्या होता है कि ऐसा ऐसा नहीं कि सर्जरी करने के बाद वो पूरी बीमारी ठीक हो गई। किसी को 1 महीने के बाद, किसी को 2 महीने के, उसका रिकरेंस होगा ही। क्योंकि कैसा है कि छाला अगर यहाँ मुंह में आया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि उस बीमारी का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन स्टमक में। तो इसीलिए स्टमक से जब तक वो अपन उसका कॉज बंद नहीं करेंगे, जैसे टोबैको, तब तक वो आते रहेंगे। जैसे एक आधा जहरीला पेड़ है उसको अपन रूट वैसे ही रखे, उसके सिर्फ ब्रांचेस कट कर दिए तो वो फिर से बार बार आता ही है। तो उस हिसाब से ऐसा है कि सर्जरी भी करने के बाद में वो उसका रिकरेंस होता ही है। बाद में आता है वो रेडिएशन का। रेडिएशन से भी क्या होता है कि जैसे 2 सेंटीमीटर के अगर गांठ है तो उससे 20% पार्ट उसका बर्न हो जाता है। उसमें नॉर्मल सेल्स भी जो बर्न होती है, जो बॉडी के लिए जरूरी रहती है। नॉर्मल सेल्स यानी WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है। उसके बाद में थर्ड है वो कीमोथेरापी। अगर वो गांठ फैल गई है पूरे बॉडी में, चल स्प्रेड हो गई है, तो कीमोथेरापी देते हैं। कीमो बोले तो वो मेडिसिनल थेरापी है। उससे भी क्या होता है कि कैंसर के सेल्स के साथ साथ नॉर्मल सेल भी नष्ट हो जाते हैं। और नॉर्मल सेल्स जो अभी मैंने सेल्स बताए वो कम होने के बाद में पेशेंट की इम्यूनिटी कम होती है। जैसे इम्यूनिटी कम होगी वैसे अब ये बीमारी बहुत रैपिडली एक ऑर्गन से लेकर दूसरे नेक्स्ट ऑर्गन तक वो स्प्रेड हो जाती है। ऐसा करके ये सब ट्रीटमेंट से सिर्फ पेशेंट का जो देने का ऐसा है कि सिर्फ बीमारी की तीव्रता को कम करना और पेशेंट का थोड़ा लाइफ बढ़ाना, बस इतना ही होता है मॉडर्न के ट्रीटमेंट का। जैसे कि आपने कहा कीमोथेरेपी और न जाने एलोपैथी में दी जाने वाली अलग अलग ट्रीटमेंट से इम्यूनिटी कम हो जाती है। फिलहाल जो कोरोना का दौर चल रहा है, कैंसर पेशेंट के लिए ये दौर कितना घातक हो सकता है, कोरोना को ध्यान में रखते हुए? अभी कैसा है कि देख, कोरोना के बारे में अगर अपन डिस्कस करेंगे तो कोरोना क्या है कि एक्चुअली ये एक जिसको महामारी या इसको इपिडेमिक डिसीज में आता है। इसके पहले भी इपिडेमिक डिसीजेस थे, जैसे कोई प्लेग है, उसके बाद में स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, बहुत सारे इपिडेमिक डिसीजेस थे। उस एपिडेमिक डिसीजेस में जैसे कि मॉडर्न के ट्रीटमेंट के साथ आयुर्वेद के ट्रीटमेंट करके उसको जल्दी कंट्रोल करते थे। लेकिन अभी ये कोरोना वायरस क्या है कि ये कुछ नेचुरल वायरस नहीं है। ये क्या है कि ये पर्टिकुलर एक्चुअली ऐसा है कि इसके ये जो वायरस है ये कोई ह्यूमन वायरस नहीं है, ये एनिमल में ये पाया जाता है। और एनिमल से उसको ट्रांसमिट ह्यूमन में किया है, उसका जो पॉइजन के यानी वायरस का पॉइजन के रूप में। और फिर ये एक ह्यूमन से 10 से 100 से 500 ऐसा कर करके ये ज़्यादा स्प्रेड होता है। और इसलिए पेशेंट ज़्यादा उसका मोड जो है वो रिस्पिरेशन से, तो इसीलिए वो बहुत जल्दी बाकी पेशेंट को अफेक्ट होता है। अभी बात ऐसी कि फिर कोरोना डिटेक्ट होने के बाद में वो ऐसे पेशेंट ठीक होते हैं कि जनरली जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। तो इम्यूनिटी पावर यानी इनको
जिन पेशेंट को कोई भी कोमॉर्बिडिटी नहीं है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज़ है, कैंसर है। तो अभी अपन कैंसर के बारे में अगर डिस्कशन करेंगे तो जनरली जिस पेशेंट को कैंसर है तो ऑलरेडी इम्यूनिटी उसकी कम रहती है, वैसे में उसको अगर कोरोना है तो जनरली उसमें पॉसिबिलिटी यानी पेशेंट की डेथ होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि कोमॉर्बिडिटी रहने से। लेकिन अभी हम जो ट्रीटमेंट जिन पेशेंट को, जो कैंसर पेशेंट को दिया है 15 दिन तक, तो प्रिवेंटिव, तो उन कोई पेशेंट को कोरोना पॉजिटिव नहीं है। और जो कोरोना पॉजिटिव थे उन लोगों को हमने जो मेडिसिन दिया उससे वो 8 दिन में वो निगेटिव आ गई। तो इसलिए आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से ऐसा कोई उतना कोमॉर्बिडिटी का उतना फर्क नहीं पड़ता। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में जो एलोपैथिक दवाई है उसके कॉम्प्लिकेशंस देखे गए, म्यूकरमाइकोसिस और न जाने बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे गए। वही संभावनाएं अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो बिल्कुल भी नहीं है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा है कि आयुर्वेद और एलोपैथी, इसमें फ़र्क ऐसा है कि आयुर्वेद में क्या है कि जो भी मेडिसिन यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ जड़ी बूटी रहती है। तो आयुर्वेद में तो 3 प्रकार की मेडिसिन यूज करते हैं। सबसे पहले ऐसा कि प्लांट ओरिजिन, सेकंड एनिमल ओरिजिन और मेटल ओरिजिन। मेटल ओरिजिन यानी जैसे सुवर्ण है, चांदी है, ये उसके बाद में जो जस्त, तांबा वगैरह जो उसके भस्म है, ऐसा हो। तो अभी कैसा है कि उसका प्रिंसिपल ऐसा है कि आयुर्वेद की जो ट्रीटमेंट रहती है, ये ट्रीटमेंट वो ये बीमारी को जड़ से मिटाता है। क्योंकि और ये जड़ से मिटाने के बाद में दूसरा ऐसा रहता है कि उसको फिर से उसका रिकरेंस भी नहीं होता। लेकिन मॉडर्न की कैसे जो मेडिसिन रहती है, मॉडर्न की मेडिसिन कैसा है कि जैसे जैसे अपन ने मेडिसिन दिया तो जल्दी तो इफेक्ट होता है, लेकिन वो क्या करता है कि उसको एक जिस तकलीफ के लिए अपन मेडिसिन ले रहे हैं वो कम होगा ना तो नहीं होगा, लेकिन बाकी के साइड इफेक्ट्स ज़्यादा है। तो साइड इफेक्ट्स ज़्यादा रहने से वो उस बीमारी का रिकरेंस भी होता है। उसके बाद में जैसा वो मेडिसिन अपन एंटीबायोटिक, हाई एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं मॉडर्न में, तो हाई एंटीबायोटिक यूज़ करने से क्या होता है कि बॉडी की जो 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 नॉर्मल सेल्स है, नॉर्मल सेल्स उसमें नष्ट हो जाती है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स वगैरह। तो उसके वजह से उसके कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। तो ये जो अभी म्यूकरमाइकोसिस वगैरह है, उसके बाद में जनरल एबिलिटी है, ये सब जो सिम्टम्स है, ये कॉम्प्लिकेशन, तो ये मॉडर्न मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स है। इसीलिए अगर अपने को कोरोना को पूरा ठीक करना है विदाउट कॉम्प्लिकेशन तो आयुर्वेद का ही मेडिसिन बेस्ट है, और हर व्यक्ति ने आयुर्वेद का मेडिसिन ही यूज़ का बहुत जरूरी। संजीवनी आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल और आपकी ओर से ऐसे लोगों को जो टोबैको कंज्यूम करते हैं, ऐसे देशवासियों को और नागपुर वासियों को क्या एक संदेश देंगे इस नो टोबैको दिवस पर? भी आज का जो डे है, नो टोबैको डे, तो मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूँ कि जो ह्यूमन जो लाइफ है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसे बहुत सारे जो डिसीजेस है वो यानी अपन उसको टाल सकते हैं। एक वर्ड है इसमें कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इसमें जो हमने बताया कि जैसे भी टोबैको का मेन जो बीमारी हो कैंसर, तो ये टोबैको खाने से, टोबैको जो है बहुत सारे प्रकार से अपन इस्तेमाल करते हैं। जैसे सिगरेट में, तो सिगरेट के बारे में अपन अगर कहेंगे कि अगर हम एक सिगरेट लेते हैं तो आधे घंटे का लाइफ लॉस हो जाता है। अगर तो 24 आवर्स में अगर 48 हम सिगरेट लेते तो एक दिन का पूरा लाइफ अपना कम हो जाता है। तो इसीलिए मैं दर्शकों को यह कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने को कोई भी चीज़ गलती करके बीमारी को सुधारने से बजाय गलती ना करके ही बीमारी न होने देना, ये बहुत ही चीज़। इसीलिए सबसे पहले तो अगर कोई चीज़ का जो नशा है, टोबैको है, सिगरेट है, स्मोकिंग है, खर्रा है, ये सब अपने अगर बंद कर दिए तो ये बीमारी जनरली किसी को होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब बहुत बार लोग ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि सर ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जिन्होंने कभी सुपारी तंबाकू क्या सुपारी तक खाई नहीं है, फिर भी उनको भी हुआ है। तो इसका ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि जो तंबाकू खाएंगे जिनको एडिक्ट है उनको ही कैंसर होगा, ऐसा नहीं है। उनको होने का कैसा कि 90% चांसेस रहेंगे, लेकिन 10% जो ऐसे लोग हैं जिनको भी कैंसर होता है तो उसके कॉजेस अलग रहेंगे।
उसके कॉजेस में क्या रहेगा कि जैसे उनको मेंटल एक्सर्शन है, उसके बाद में कोई भी कारण से उनकी इम्यूनिटी कम है, तो इन सब की चीज़ें की वजह से भी क्या कैंसर। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ये सब चीज़ों से दूर रहिए और अपने फैमिली को और खुद को भी बचाइए, और दूसरे लोग जो भी कोई दोस्त लोग होंगे जो खाते होंगे जिनको मालूम नहीं है, जो नॉन मेडिकल लोग हैं, तो ऐसे लोगों को आप बता के उनकी जान बचाने की कोशिश करिए। अगर इसके भगवान ना करे किसी को ये बीमारी हो, लेकिन अगर होती भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। वो मुझे आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा मैं आपको कोऑपरेट करूँगा। और इसके पहले भी अभी 10 साल से हमने बहुत सारे कैंसर के पेशेंट ठीक हो चुके हैं। जिसको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो वो मुझे कभी भी संपर्क करें, मैं कभी आपको कोऑपरेट करूँ। सर कोई भी पेशेंट कैंसर पेशेंट आपसे कैंसर के इलाज के लिए आपसे मिलना चाहता है या आपसे कंसल्ट करना चाहता है, वो किस एड्रेस पे आपसे कंसल्ट कर सकता है, किस नंबर पे आपसे कंसल्ट कर सकता है? अगर किसी को अगर कैंसर के बारे में कोई भी डिफ़िकल्टी रही तो वो मुझे मेरे जो नंबर है, मेरा नंबर 9890808054 ये नंबर है। दूसरा जो नंबर है 8788537626 ये भी नंबर है। और हमारी वेबसाइट भी है, गूगल पर भी संजीवनी आयुर्वेदिक कैंसर हॉस्पिटल आप सर्च करते हैं, उसमें मैप सही सब दिया है। तो वो कभी भी आके संपर्क कर सकते हैं और यहाँ का ट्रीटमेंट लेके स्वस्थ हो सकते हैं। सर